हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है बच्चों। तो आज बेटे अपन लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, लेसन नंबर 9 का। और ये होगा बेटे हमारे पास में यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति भाग 3। तो बेटे भाग 2 में अपन ने क्या रीड किया ये भी आपको याद होना चाहिए। तो उसके अंदर बेटे एक तो अपन ने यानी मछली पालन को देखा और दूसरा उसके अंदर अपन ने बेटे मधुमक्खी पालन को भी देखा। उसमें आपको याद किया होगा बेटे कि जो मधुमक्खी पालन है ये मेनली किसके लिए किया जाता है। तो आपको याद हुआ होगा कि ये शहद प्राप्त करने के लिए और वैक्स यानी मोम प्राप्त करने के लिए बेटा ऐसा किया जाता है। मधुमक्खी पालन में होता है क्या बच्चों कि बेटे वहाँ पर जो मधुमक्खी होती है उसको एक तरह से छत्ते के अंदर उसके रख रखाव की जो क्रिया है और शहद प्राप्त करने और उसको संग्रह की जो क्रिया है उस क्रिया को अपन मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए बेटे छोटे छोटे डिब्बों या छत्तों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें फूल बगीचों के आसपास रखा जाता है या खुले मैदान के अंदर रखा जाता है या जो कृषि क्षेत्र होते हैं सॉरी जहाँ पर अलग अलग कलर के पुष्प होते हैं बेटे वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। शहद उससे मिलता है और शहद जो हमारा होता है बेटे ये पोषक तत्व होता है जो शरीर को कई प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा इसका जो वैक्स होता है मोम होता है ये बेटे विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये तो हमारे पास में यानी मधुमक्खी पालन था बेटे, एपीकल्चर जिसे कहा। दूसरा है मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर जिसको अपन कहेंगे उसमें बेटे अपन ने क्या देखा है कि जो मछलियां होती है उनको पकड़ना, उनको पालना और मार्केट में बेचना, ये 3 स्टेप होते बेटे मछली पालन की, जिसके अंदर जो है मछलियों को बेटे पाला जाता है ना। कई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुख्यतः बेटे साउथ कंट्रीज वगैरह होती है उनका मुख्य भोजन जो होता है वह मछलियां होती है। मछलियों के साथ साथ अन्य जल्दी जंतु भी बेटे इसके अंदर आते हैं जैसे झींगा है ना, उसके अलावा ये केकड़ा है ना, लॉबस्टर है, ये कई सारी जो है क्या कहते हैं ये भी जलीय जंतु हैं जो भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मछली पालन से बेटे जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो किसान हैं या वहां पर रहने वाले जो मजदूर हैं जिन्हें अपन मछुआरे कहते हैं उनकी आय का एक मुख्य स्रोत बन जाता है। उसके अलावा बेटे किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मछली पालन से प्रभावित होती है, तो इससे वहां की आय का स्रोत बनता है और साथ में रोजगार भी मिलते हैं। आज बेटे अपन यहाँ पर पादप प्रजनन देखेंगे कि पादप प्रजनन क्या है यानी पौधों में जनन कैसे करवाया जाता है यानी प्लांट ब्रीडिंग। अभी तक जो टॉपिक चल रहा था वो बेटे एनिमल ब्रीडिंग था, अब जो टॉपिक अपन लेंगे वो लेंगे प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन। पादपों में बेटे प्रजनन नॉर्मल तो होता ही है लेकिन संकरण विधि के माध्यम से भी ये प्रजनन करवाया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं बेटे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पादप प्रजनन यानी जिसे अपन कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग। यहां बेटे आप इसे बोल सकते हो प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन ये तीसरा टॉपिक है हमारा। तो बेटे आप देखिएगा पारंपरिक खेतीबाड़ी से मनुष्य तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव भार का उत्पादन होता है। अच्छे प्रबंधन और तौर तरीकों तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन बढ़ सकता है। यानी यहाँ पर देखिएगा बेटे पादप प्रजनन में नॉर्मल क्या आता है, खेती-बाड़ी आती है। अब खेती-बाड़ी से तो नॉर्मल उत्पादन तो होता ही है लेकिन बेटे अगर अच्छे प्रबंधन के तौर तरीके बढ़ा दिए जाएं यानी अच्छी तरह से खेती की जाए तो बेटे उत्पादनता बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा बड़ी सीमा तक उत्पादन बढ़ाने में पादप प्रजनन ये याद रखना बेटे एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की है। यानी बेटे हमें अगर और ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है तो फिर अपन को क्या सीखना पड़ेगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें तरह तरह की ब्रीडिंग या संकरण करवाया जाता है और संकरण करवाने के साथ ही उच्च गुणों वाले पौधे बनाए जाते हैं। तो बेटे अगर मान लेते हैं हमें बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ाना हो तो फिर इसके लिए जो है क्या कहते हैं पादप प्रजनन करवाना आवश्यक हो जाता है। भाई नॉर्मल किसान खेतीबाड़ी करता है तो बेटे नॉर्मल किसान जब खेतीबाड़ी करेगा तो उसको नॉर्मल उत्पादन ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर उत्पादन की विधियों को जो है कार्यनीति को बढ़ा दिया जाए, उसकी तकनीकी को बेटे डेवलप कर दिया जाए तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा।
तो इसके लिए हमें कई प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, कई प्रकार की जो संकरण विधियां होती है, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो बेटे अगर पादप प्रजनन की विधियों को विकसित कर दिया जाए तो उस क्षेत्र की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति जो है काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकी पर निर्भर करती है बेटे, ये याद रखना। यानी जो हरित क्रांति है जिसमें गेहूं की प्रजाति को बेटे विकसित किया गया था, बार लोग एक वैज्ञानिक के बेटे जिसने इस क्रांति के बारे में बताया था। तो हरित क्रांति यानी गेहूं उत्पादन करने की एक प्रक्रिया थी बेटे, जिसको हरित क्रांति का नाम दिया। तो हरित क्रांति जो है वह पादप प्रजनन तकनीकी के ऊपर ही निर्भर करती है। तो हमेशा याद रखें कि पादप प्रजनन एक तो ये होता है बेटे कि सामान्य खेती होती है जिसे किसान करता है, लेकिन उसमें इतनी उत्पादकता नहीं बढ़ती है। तो बेटे क्या किया जाए कि एक बड़े क्षेत्र में पादप प्रजनन तकनीकी का विकास किया जाए, जिसके कारण उत्पादकता बढ़ जाती है। तो बेटे यहाँ देख लीजिएगा कि हरित क्रांति काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकी पर क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटे, गेहूं है, धान है, मक्का है ना, आदि अधिक उत्पादन और रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। यानी बेटे आपको याद रखना है कि जो हरित क्रांति थी यह भी किसके ऊपर आश्रित थी, पादप प्रजनन पर। और इस विधि के माध्यम से गेहूं है, धान है, मक्का है ना, इनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है बेटे। और इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हरित क्रांति थी वह किसके ऊपर निर्भर करती थी बेटे, पादप प्रजनन पर। तो आपको याद रखना है कि पादप प्रजनन क्या है। तो पादप प्रजनन बेटे ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से फसलों में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अब बेटे पादप प्रजनन कई तरह से किया जाएगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। और जो हरित क्रांति थी वह भी पादप प्रजनन तकनीकी के ऊपर ही निर्भर थी, और इसी के आधार पर बेटे गेहूं है, धान है, मक्का है, इनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पर आप देखिएगा बेटे पादप प्रजनन क्या है, यानी व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग तो ये भी आपको याद रखना है कि पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप की किस्में तैयार हो सके। यानी बेटे मैंने आपसे क्या कहा था, संकरण। यानी पादप प्रजनन एक प्रकार का संकरण है, एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें क्या किया जाएगा, उच्च गुणों वाले पौधों को चुना जाएगा और चुनकर बेटे उनके बीच में संकरण करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि नई उच्च गुणों वाली किस्में तैयार होगी। तो यहाँ आप देख लें कि पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण साधन है जिससे वांछित पादप किस्में तैयार की जाती है। यानी आ जाए बेटे कि व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण नीति है जिसमें उच्च तरह की किस्मों को तैयार किया जाता है। तो इतना सा याद रख लेना बेटे, एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण नीति जिसमें नए नए गुणों की किस्मों को तैयार किया जाता है। तो ये नीति, ये उद्देश्य पादप प्रजनन कहलाता है। उसके बाद में देखिएगा यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है, अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधक भी होती है। यानी पादप प्रजनन के दौरान बेटे जिन किस्मों को तैयार किया जाता है, जिन किस्मों को तैयार किया जाता है वह किस्में अच्छी उत्पादकता देने वाली होती है और वह किस्में रोग प्रतिरोधक भी होती है। यानी उनमें आसानी से किसी भी प्रकार के रोगों का संक्रमण नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग बेटे प्रजनन का एक ऐसा उद्देश्य जिसमें उच्च गुणों वाली किस्मों को तैयार किया जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है पादप प्रजनन। अब पादप प्रजनन से बनने वाली जो उच्च गुणों वाली किस्में होती है बेटे, वो जो किस्में हैं या वो जो नस्ल है उनके अंदर उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है और उनके अंदर रोगों से लड़ने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी मौजूद होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि पादप प्रजनन क्या है। क्लियर। आगे देखो बेटे पादप प्रजनन के अलावा
कि पादप प्रजनन के बारे में ये ध्यान रखना, यानी 9000 से 11000 वर्ष पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध है। आज भी ऐसी फसलें उपलब्ध है जो प्राचीन काल से घरों में प्रयोग होती आ रही है। जैसे बेटे गेहूं है, अब ये जो गेहूं है ना, ये हजारों साल पहले से ही उगाया जा रहा है बेटे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पादप प्रजनन के बारे में 9000 से 11000 वर्ष पहले, यानी पूर्व पाषाण काल जिसको बेटे अपन कहेंगे, तो वहां से भी इसका वर्णन मौजूद है। और उन फसलों को उस समय भी उगाया जाता था और आज भी बेटे उन फसलों को घरों में उगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं गेहूं है, मक्का है, ये हजारों साल पहले से उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे आनुवांशिकी है, आणविक है, जीव विज्ञान है और उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक आनुवांशिकी का साधन अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। यानी बेटे पहले तो क्या किया जाता था कि केवल संकरण के आधार पर, केवल संकरण के आधार पर नई प्रजातियां बनाई जाती थी। लेकिन बेटे अब वर्तमान में क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है ना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आ गई, जिसमें बेटे क्या किया जाता है कि वांछित गुणों वाली जीन को किसी वाहक के साथ में प्रवेश करवा करके और उसे किसी टारगेट सेल में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो बेटे वहां से एक उच्च गुणों वाला पादप प्राप्त होता है, जिसे आप पराजिनी पादप या ट्रांसजेनिक पादप भी कह सकते हो। तो बेटे वर्तमान में पादप प्रजनन के साथ साथ में यह आनुवांशिकी विज्ञान या आणविक विज्ञान की तकनीकी को भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ आप देख लें कि बेटे आनुवांशिकी है, जीव विज्ञान है, टिश्यू कल्चर है, इसमें भी उन्नति हुई और इनके साथ साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आणविक आनुवांशिकी का प्रयोग भी पादप प्रजनन में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटे कि प्राचीन काल के अंदर कुछ ऐसी फसलें थी जिनका लिखित में वर्णन मौजूद है और वह फसलें आज भी हमारे घरों में बेटे मौजूद है, वह फसल के जो है उत्पादन। तो बेटे जैसे गेहूं वगैरह होती है, प्राचीन फसलों के अंदर इन्हें माना जाता है। उसके अलावा पादप प्रजनन नॉर्मल बेटे संकरण के माध्यम से तो करवाया ही जाता है, लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा कि वांछित जीन का प्रयोग करके, वांछित डीएनए का प्रयोग करके और बेटे हाई लेवल की किस्में तैयार की जाती है। तो पादप प्रजनन के अंदर ये जो बेटे आणविक आनुवांशिकी विधि होती है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में अब आप देखिएगा बेटे कि फसल की एक नई आनुवांशिकी नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पद होते हैं। यानी आप देखो कि अगर आनुवांशिकी नस्ल आपको बनानी है तो बेटे उसके प्रजनन में निम्न मुख्य पद होते हैं। तो ये भी यहाँ पर एनसीईआरटी बता रही है बेटे कि कौन कौन से पद यहाँ पर होना चाहिए। फसल की एक नई आनुवांशिकी नस्ल बनानी है आपको, तो इस नस्ल बनाने के लिए कौन कौन से पद इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो पहला पद जो यहाँ पर बेटे यूज आता है, ये पद यहाँ पर होगा परिवर्तनशील का संग्रहण। यानी परिवर्तनशीलता क्या है, क्या क्या चेंजेज पौधों के अंदर आते हैं, तो जो बेटे चेंजेज आते हैं उनको पहले ध्यान में रखा जाता है। तो आप देखिएगा कि आनुवांशिकी परिवर्तनशीलता का किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार है। क्योंकि बेटे याद रखना कि जब प्रजनन करवाया जाएगा तो उसमें बेटे क्या होगा, युग्मक भी बनेंगे। युग्मक बनेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बेटे उसके आनुवांशिकी संरचना में बदलाव आएगा और इस आनुवांशिकी संरचना में बदलाव के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये यहाँ पर आपको पहला इसमें याद रखना है परिवर्तनशीलता। तो आनुवांशिकी परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार है। यानी आनुवांशिकी परिवर्तनशीलता आनी चाहिए बेटे, क्योंकि लैंगिक जनन तभी मान्य है जब उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो। तो ये विभिन्नताएं कहलाती है आनुवांशिकी परिवर्तनशीलता। तो ये ये प्रजनन का एक बेसिक पार्ट है बेटे, एक मूल आधार है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध एलील
का समस्त संग्रहण या उसका जनन द्रव्य संग्रह किया जाता है। तो एक तो बेटे ये तो कहलाता है एलील यानी युग्म विकल्पी, एलील को आप कह सकते हो यानी युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी फसल में पाए जाने वाले जीनों के विविध एलील का समस्त संग्रहण यानी पादपों या बीजों का उसका जनन द्रव्य संग्रह किया जाता है, यानी जर्म प्लाज्म संग्रह किया जाता है। जीन बैंक का तो नाम सुना होगा बच्चों कि जीन बैंक में कोई पूरे पौधे को संग्रहित नहीं किया जाता, यानी जो पौधे होते हैं, जो नई किस्में होती है, उसका बेटे जो जीनों का समूह होता है जिसे युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, तो इनका जो संग्रह होता है बीजों के रूप में होता है, और बीजों के अंदर बेटे जर्म प्लाज्म होता है, क्योंकि बीज ही आगे चलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध का माने होगा बेटे एलील, ये अलग अलग गुणों के कारक होते हैं बेटे जिन्हें एलील कहा जाता है, का समस्त संग्रहण यानी उन जीनों का जो संग्रह किया जाएगा, ये पादपों या बीजों को उसका जनन द्रव्य संग्रह करते हैं, यानी जनन द्रव्य का संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पर मेथड आएगा बेटे, यानी जनकों का मूल्यांकन और चयन, यानी यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जिनके बीच में प्रजनन करवाया जाएगा, जिनके बीच में बेटे प्रजनन करवाया जाएगा, तो उन जनकों का मूल्यांकन क्या है ना, उन्हें किस तरह से बेटे कौन कौन से गुण उनके अंदर होंगे, तो उनके बीच में प्रजनन करवाया जाएगा। तो जनकों का चयन या जनकों का मूल्यांकन और चयन। अब देखो बेटे, तो जनन द्रव्य होता है यानी जर्म प्लाज्म मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों के उनके वांछनीय जो लक्षण हैं के संयोजन के साथ साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। तो यहाँ आपको बेटे याद रखना है कि जनकों का जो मूल्यांकन है वो उनके जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। बेटे जिसके अंदर जर्म प्लाज्म जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला जनन द्रव्य होता है उसे जर्म प्लाज्म कहा जाता है। और ये जो जर्म प्लाज्म होते हैं बच्चों, ये युग्मकों में पाए जाते हैं, और ये जो युग्मक होते हैं ये लैंगिक जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो जनकों का मूल्यांकन है ये उनमें मौजूद जनन द्रव्य के आधार पर किया जाता है। बेटे जैसे जनन द्रव्य होगा वैसे ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगे। अगर उच्च लक्षणों वाला जनन द्रव्य होगा तो आगे संतति भी उच्च लक्षणों वाली बनेगी। तो बेटे जनकों का जो मूल्यांकन और चयन किया जाता है ये उनके जर्म प्लाज्म के आधार पर किया जाता है, इतना याद रखिएगा। दूसरा, चयनित पादपों में बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। बहुगुणित का माने होता है बेटे यानी पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर जो पौधों का चयन किया जाता है उन्हें बहुगुणित करके उनका उपयोग हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में किया जाता है। अब आपको ये सोचना है कि बेटे ये बहुगुणित क्या होती है, यानी बहुगुणिता का माने ये होगा कि बेटे जैसे n है, n से क्या बन गए 2n, 2n से क्या बन गए 3n, 3n से क्या बन गए 4n। तो इस तरह से इसमें केंद्रक का विभाजन तो नहीं होता लेकिन गुणसूत्रों का विभाजन होता रहता है। तो बेटे इस कंडीशन को बहुगुणिता कहते हैं या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो जो चयनित पादप होते हैं जिनका आगे पादप प्रजनन में उपयोग करना है तो बेटे उन्हें क्या किया जाएगा, पहले पॉलीप्लॉइडी के आधार पर उन्हें बहुगुणित किया जाएगा और उसके बाद में उनका उपयोग संकरण में किया जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है।